Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द सेकंड सेट। इन द फर्स्ट सेट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 1 till 16 till question number 15. So from question number 16 onwards I will be solving today. Yes, so I will be now switching to question number 16. I hope my voice is audible and this PDF is visible to everyone. Yes, है ना? तो चलिए 16 से ही सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। OCR, MIC, OMR, RFID और MICR को मैच करना है, करेक्ट? सो लेट्स मैच इट। यू ऑलरेडी नो MICR आप कहाँ पे देखते हो? जो बैंक के जो चेक होते हैं उसमें जो इंक से कैरेक्टर्स लिखे होते हैं ना, वो MICR होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो D का 2 हो जाएगा। OCR इज इनफैक्ट हार्ड कॉपी से हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। OMR शीट आप फिल करते हैं एग्जाम में, सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल और पेन मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन प्री डिटरमाइंड पोजीशन, करेक्ट? और RFID यूज अ minute electronic devices that can read from distances up to few meters containing microchip and antenna, है ना? So हम इसको as per this our answer will be point number yes, point number 1 second. Yes, it's visible. 16 का होगा point number 3. Already we have solved it, right? कुछ तो mistake है। A का 3, हाँ, yes, B1, C4 and D2. No, it's okay. 16 का 3. We have already solved it. Next, up to from question number 17 we will see. Actually, last session में from question number 17 कुछ internet issue था, तो मैंने सोचा था कि from next in the next session we will carry forward. So we'll do it now. Please zoom out. Okay. Okay. I hope it's visible now. In a certain coding scheme, families' values are important is written as like this. Values are generally contagious is written as like that, and some diseases are contagious is written as like that. What are the code for this contagious and values? तो ऐसे क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, अपने क्लासरूम में प्रैक्टिस किया हुआ है। सो विल सी दैट इट्स वेरी इजी। यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, वैल्यूज आर एंड वैल्यूज आर कॉमन। और यहाँ पे क्या कॉमन है? या सो वैल्यूज आर के लिए कोडिंग क्या हो सकती है? YA एंड SA, राइट? और उसके बाद आर कॉन्टेजियस और यहाँ पर भी आर कॉन्टेजियस। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? आर कॉन्टेजियस। तो आर कॉन्टेजियस के लिए जो वैल्यू होगी वही होगी ये, एंड इन दोनों में क्या कॉमन है? DA। तो ऐसे इसमें भी है और ऐसे इसमें भी है, तो आर और ऐसे इसमें भी है, तो आर तीनों में है और ऐसे तीनों में है। इसका मतलब ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा? आर, है ना? तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? DA एंड SA। तो कॉन्टेजियस का क्या हो जाएगा? DA। और ऐसे का मतलब आर है, तो वैल्यूज का क्या हो जाएगा? YA। तो DA एंड YA। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 17, यस, वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, the monastery of Vikramshila possessed a university with 6 colleges. Yes, बिल्कुल सही है। जो विक्रमशिला की मोनेस्ट्री थी जिसे राजा धर्मपाल जी ने स्टैब्लिश किया था। किसने स्टैब्लिश किया था? राजा धर्मपाल जी ने। वहाँ पे इनफैक्ट 6 कॉलेजेस थे, बिल्कुल सही है। और विक्रमशिला को हमने पढ़ा है इनके इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि तांत्रिक बुद्धिज्म का अगर नाम जब भी आता है तो उसमें सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला। तो विक्रमशिला को हमेशा एक वेल नोन सेंटर था तांत्रिक बुद्धिज्म का, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। और प्रेजेंट डे बिहार में इसके कुछ रेमेंस हमें देखने को मिलेंगे। सो आवर आंसर विल बी बोथ आर ट्रू, है ना? क्वेश्चन नंबर 19, total monthly salary of a couple is 2 lakh. Their salaries are in the ratio of 5:3. If husband and wife spend 40% and 20% of their salaries, what is the ratio of their savings? है ना? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 lakhs
तो हस्बैंड की सैलरी कितनी हो जाएगी, हस्बैंड और वाइफ की अगर सैलरी देखें, हस्बैंड की सैलरी 1.25 लाख और वाइफ की 0.75 लाख। अब अगर सेविंग्स एक्सपेंडिचर स्पेंड कितना है, स्पेंड है 40% ऑफ 1.25 लाख, है ना, और 20% ऑफ 0.75। ओके, तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग्स होगा 60% ऑफ 1.25 लैक्स, है ना, और वाइफ का सेविंग्स क्या हो जाएगा 80% ऑफ 0.75 लैक्स। अब रेशियो ऑफ सेविंग्स पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 1.25 बाय 0.8 इंटू 0.75। ये रेशियो हमें निकालना है, वेरी इजी, ठीक है। तो ये 5 3 इंटू ये हो जाएगा 3 and 4, ये कट जाएगा 5:4, करेक्ट है ना। आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, given below are two statement, न्याय सिलोजिज्म has 3 proposition, एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म has 5 proposition, और इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ये दोनों है ना, ये अदर वे राउंड लिखे हुए। न्याय सिलोजिज्म के हमने पढ़ा था 5 प्रपोजिशन है, जिसको PHUUN कहा जाता है, हमने पढ़ा है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्य एंड निगम, है ना। हम पहले प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें लगता है कि हिल में फायर है। क्यों लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ भी फायर होती है वहाँ स्मोक होता है। फिर हम उदाहरण देते हैं कि हम कहीं भी हमने फायर देखी है तो वहाँ पे स्मोक होता है, ये उदाहरण है उपन्य। तो हिल में हमें स्मोक दिख रहा है, इसलिए हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्योंकि हिल में स्मोक दिख रहा है तो हिल में फायर है ना। और एरिस्टोटल सिलोजिज्म में 3 प्रपोजिशन होते हैं, जिसमें एक मेजर स्टेटमेंट हो गया, एक माइनर स्टेटमेंट हो गया और एक कंक्लूजन हो गया, है ना। मेजर स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि हिल में फायर है, हिल हैज फायर। क्यों हिल हैज फायर, क्योंकि जहां भी फायर होती है वहां स्मोक होता है, जहां भी फायर होती है वहां स्मोक होता है। हाँ, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा फिर, हाँ करेक्ट, हिल हैज स्मोक, है ना, हिल हैज स्मोक, सॉरी मेजर टर्म क्या हो जाएगा, हिल हैज स्मोक। फिर हम यहाँ पे हेतु देंगे कि जहां भी फायर होती है वहीं स्मोक होता है। अब हमें पता है कि हिल में स्मोक है, तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे देयरफॉर हिल हैज फायर, है ना। मेजर टर्म क्या हो जाएगा, हिल में स्मोक है, कहाँ स्मोक दिख रहा है, हिल में। रीजन क्या हो जाएगा कि जहां भी फायर होता है वहां पे स्मोक होता है, फिर हिल हैज फायर, इसलिए हम यहाँ पे डिड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो न्याय में 5 प्रपोजिशन होते हैं और एरिस्टोटेलियन में 3 प्रपोजिशन होते हैं। सो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यस, मेजर इज प्रेडिकेट, माइनर इज सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल developed and developing nations have differentiated responsibilities. Okay, under Kigali Amendment of Montreal Protocol, CFC and HCFC were to be phased out. देखिए समझिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होता है, CBDR की बात हो रही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हमने क्योटो प्रोटोकॉल में देखा है, इसका एप्लीकेशन हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखा है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, पेरिस अग्रीमेंट में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सारी जितनी भी वन सेकेंड जितनी भी कंट्रीज होती है वो सारी मिलकर के प्लेज करती हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, बट हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। क्योटो मॉन्ट्रियल पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, तो उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड गोल्स है। अब जिस कंट्री में CH4 एमिशन कम होगा तो उनके गोल्स अलग होंगे, जिस कंट्री में CH4 एमिशन ज्यादा होगा उनके गोल्स अलग होंगे, राइट, लाइक दैट। तो CBDR हमारा क्योटो मॉन्ट्रियल और पेरिस एग्रीमेंट, ये तीनों जगह ही देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखेंगे, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, उसमें CFC एंड HCFC वेयर टू बी फेस्ड आउट की बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट उसमें क्या बात हुई थी, क्या हमें याद है, उसमें बात हुई थी
कि जो HFC है उसको बस ऐड किया गया था। जो भी ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में थे, उसमें HFC को ऐड किया गया था कि भाई जिस भी ODS को फेज आउट करना है, लेट्स ऐड वन मोर कंपाउंड HFC टू दैट, तो किगाली एग्रीमेंट में बस यही हुआ था, राइट? So our answer will be this is not true. किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट कब हुआ था? 2016 में, है ना? अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो OMK की बात आती है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट है वो है किगाली, है ना? राइट? सो हमारा आंसर होगा सिर्फ स्टेटमेंट 1 is true and स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. 21 का point number 3 डन है? Yes. आगे question number 22 देखेंगे. Which of the following refers to a method of sampling in which a core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants? I will try to see if you all can answer this question. Question number 22, 5 seconds. I'll be checking the answers now. Yes, snowball sampling. अब ये अगर ना आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड या किसी कोर ग्रुप के हैं, सपोज आपको इसरो के साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेना है, तो यू नो ओनली 2 people ऑफ इसरो, तो आप उनका इंटरव्यू लोगे और उनको बोलोगे कि भाई आप रिकमेंड कर दो टू सम ऑफ योर कलीग्स और फ्रेंड दैट वी वांट टू टेक इंटरव्यू, देन दोस 2 people will recommend 2 more, then other these 2 will recommend 2 more. तो दिस व्हाट इज हैपनिंग. स्नोबॉल में क्या होता है? छोटा सा स्नोबॉल है दैट कीप्स ऑन राउंडिंग एंड गेटिंग बिगर, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो 2 लोग हैं, वही बाकी पार्टिसिपेंट्स को वही रेफर कर रहे हैं या वही रिक्रूट कर रहे हैं या वही रिकमेंड कर रहे हैं. दैट इज स्नोबॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग जनरलाइजेबल इन्फ्रेंसेस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन. Positivism advocates the application of methods of natural sciences to the study of social reality. Yes, what do you think? यहाँ पे इनफैक्ट ये भी ट्रू है, ये ट्रू है ना? डिडक्शन से हम डिड्यूस करते हैं चीजें, तो हम आसपास की चीजों को देखते हैं और जो जनरलाइजेबल डिडक्शन है, जनरलाइजेबल इन्फ्रेंसेस है, उसे हम निकालते हैं, है ना? तो ये बिल्कुल सही है. पॉजिटिविज्म एडवोकेट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी. ये भी बिल्कुल सही. पॉजिटिविज्म में क्या होता है? पॉजिटिविज्म हमारा एक एम्पिरिकल अप्रोच होता है जिसमें कि हम अपने एक एम्पिरिकल अप्रोच जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं एक क्वांटिटेटिव तरीके से, विदाउट अप्लाइंग आवर ओन ओपिनियन, आवर ओन बायस को हम अप्लाई नहीं करते, और एक क्वांटिटेटिव तरीके से, एम्पिरिकल तरीके से हम पूरी दुनिया को देखते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ, नेचुरल साइंस के मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं क्योंकि हम क्वांटिटेटिव अनबाइस्ड तरीके से हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं. दैट इज पॉजिटिविज्म. तो हम मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस को अप्लाई करते हैं टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. Yes. Question number 24. Swam Prabha channel 07 Kautilya is related to which of the following subjects? अब मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता, जनरली ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, नहीं पता होगा. तो कौटिल्य किससे रिलेटेड थे? अर्थशास्त्र से. हमें इतना तो पता है ना, जो हमारे गुरु कौटिल्य जी थे वो किससे रिलेटेड थे? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र से तो हो सकता है ये चैनल का भी अर्थशास्त्र से ही रिलेशन होगा, तो इकोनॉमिक्स से जरूर ही रिलेशन होगा, है ना? तो हमारा आंसर ए जरूर होगा, ए जरूर होगा. अब हम ऑप्शन में देखेंगे ए किस में है. ए है बस पॉइंट नंबर 3 में, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है. जो चैनल नंबर 7 है वो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तो 24 का आंसर 3 बिल्कुल सही है. कोई क्वेश्चन टफ भी लगे या फिर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा एटलीस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और कुछ भी जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये तो पक्का होगा, और उसी को यहाँ पे ऑप्शंस में डाल करके बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए. यू विल रीच समवेयर, है ना? यू विल डेफिनेटली रीच समवेयर और आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25. देखिए, पेपर 1 के क्वेश्चंस ना देखने में मुश्किल लगते हैं, पर अगर आपका पढ़ा हुआ होगा ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि यू विल डेफिनेटली क्रैक इट. लाइक दिस क्वेश्चन, है ना? देखने में मुश्किल लग रहा है, बट इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपका पढ़ा हुआ है तो वेरी इजी, ठीक है?
और नहीं पता होगा तो नहीं होगा। तो पेपर 1 में तो क्या करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, हमारे जो सेशंस हैं, जो लेक्चर्स हैं उसे देखने की जरूरत है, जो हमने एमसीक्यूज उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर इजीली क्रैक हो जाएंगे। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। क्या लगता है? स्टेटमेंट 1, वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अब कोई माइनर स्टेटमेंट है, मेजर स्टेटमेंट है, माइनर स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है ना, कि मैन इज मॉर्टल, राम इज मैन। सो हम कंक्लूजन निकालेंगे राम इज मॉर्टल, है ना। तो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल प्रोपोजिशन है। ये क्या है? ये भी एक इंडिविजुअल प्रोपोजिशन है। तो इंडिविजुअल प्रोपोजिशन हमारा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बिल्कुल सही है। तो ट्रूथ और फॉल्स को हम इन पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। एंड व्हाट इज दिस? ओवरऑल जो चीजें होती हैं जिसमें मेजर स्टेटमेंट, माइनर स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। तो हम किसी आर्ग्यूमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं कहते, हम स्टेटमेंट को, हम इंडिविजुअल प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स कहते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। और वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सिंगल प्रोपोजिशन। नो, वैलिडिटी इज एट्रीब्यूटेड टू आर्ग्यूमेंट, है ना। कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है ना। आर्ग्यूमेंट या तो हमारा वैलिड होता है या तो इनवैलिड होता है ना। अब हो जाएगा। हाँ, सो मैन इज मॉर्टल, राम इज मैन, राम इज मॉर्टल। तो यहाँ पे हम ट्रूथ और फॉल्सहुड हम किसी इंडिविजुअल प्रोपोजिशन पे अप्लाई करते हैं, और वैलिडिटी जो होता है वो हम किसी आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं, सिंगल प्रोपोजिशन पे नहीं अप्लाई करते। आर्ग्यूमेंट हमारा एक टोटल होता है कि वैलिड, हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो सही निकला है कि गलत निकला है। सही निकला है तो वैलिड, गलत निकला है तो इनवैलिड। ओके, राइट। तो 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 कैसे ट्रू? दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं होना चाहिए, राइट नेहा, राइट। सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 25 का आंसर हो जाएगा 3। 25 का आंसर होगा 3। ओके, डन। हाँ, इसी तरह एग्जाम में थोड़ा सोचना है, और क्लास में भी बताया गया है ये सारी चीजें आपको। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, साउंड आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ विद एग्जाम्पल क्लास में आपको बताया गया है। तो इफ यू लिसन टू दैट लेक्चर तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज द लार्जेस्ट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लॉर्ड कर्जन्स रेजिम? लॉर्ड कर्जन की बात कब होती है? 1902, 1901 के टाइम में, जब उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को स्टार्ट किया था, जिसके तहत वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में ओपन कर रहे थे, जस्ट टू स्वे इंडियंस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। और उनका एक ये भी एम था कि हम यूनिवर्सिटीज में उनको डिग्री तो दिला देंगे, पर उस डिग्री के हिसाब से इंडिया में जॉब्स नहीं होंगे। तो व्हाट दे वांटेड टू डू कि बस वो इंडियंस को, यंग इंडियंस को बिजी रखना चाहते थे यूनिवर्सिटी में, ताकि वो आज़ादी के खिलाफ जंग में ना लड़ पाए। और शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1901 में, जिसमें भी लॉर्ड कर्जन ने शिमला कॉन्फ्रेंस को करवाया था फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए गए थे। और वो शिमला कॉन्फ्रेंस में कोई सा भी इंडियन शामिल नहीं हुआ था, ये सारे अंग्रेजों में मिलकर के वो बस वो कॉन्फ्रेंस की थी, और सारे यूनिवर्सिटी को गवर्न करने के रूल्स बनाए थे, राइट। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, 1857 में बनी थी। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इस जमाने की हमारी कौन सी है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1857 की एस्टैब्लिश्ड, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। According to UGC Regulation 2018 on prevention of plagiarism, a student is required to give an undertaking while submitting a thesis, stating the document is of his or her work is free from any plagiarism. बिल्कुल सही है ना। तो UGC Regulation 2018 के तहत अगर आप जब भी आप कोई थेसिस को सबमिट करोगे तो आप अंडरटेकिंग दोगे कि आपका जो काम है उसमें कोई प्लेगियरिज्म नहीं है। According to UGC Regulation 2018, the research or supervisor is not required to certify that the work done by researcher is plagiarism free. नहीं भाई, यहाँ पे जो रिसर्च सुपरवाइजर होगा
वो भी सर्टिफाई करेगा कि जो रिसर्चर ने उसके अंडर जो भी रिसर्चर ने काम किया है उसका जो काम है वो प्लेगरिज्म फ्री है. तो इट इज रिक्वायर्ड. So it is true and this is false. So our answer will be point number 3, 27, 3. Right. है ना. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay. कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट हो, अब नहीं समझ में आया हो, तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करेंगे और वो मैं सारा दोबारा मैं क्लास में समझूंगी किस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रहा है और क्लास में वो मैं दोबारा टॉपिक करवा दूंगी. ओके. आई एम कलेक्टिंग ऑल योर डाउट्स एंड वी विल हैव डाउट सेशन एज वेल. हमारा जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो चुका है. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ. Which of the following is online storehouse of all academic awards like certificate, diploma, degree, marksheet, right? तो एक स्वयं है, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, एक नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हमारी खड़गपुर की IIT खड़गपुर की लाइब्रेरी है. लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड बुक सब कुछ है यहाँ पे. सारी हमारी मैसिव लर्निंग रिसोर्सेस है. और लेकिन कोई ऐसा ऑनलाइन स्टोर जिसमें के सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और मार्कशीट का स्टोर हाउस है वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 4. यस. क्वेश्चन नंबर 29. फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लीड टू. अगर आप यहाँ आसपास के कल्चरल एनवायरनमेंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि कभी कोई फॉरेनर अगर हमारे कोई ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में आती है तो उसे वहाँ के रीति रिवाज नहीं समझ में आएंगे. या फिर हम अगर कहीं पे मूव किया, हमने कोई डच फैमिली में हम अचानक से मूव करेंगे तो वहाँ के कल्चरल एनवायरनमेंट हमें नहीं समझ आएगा शुरू में. तो वो दैट इज व्हाट मिसकम्युनिकेशन, हाइब्रो कम्युनिकेशन, एग्जीबिशनिस्ट, इंफॉर्मेशन रिचनेस. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर सिंपली हो जाएगा. बहुत ही सिंपल सा चीज है ये. और बस हमें जो कुछ टर्म्स के कारण ये टफ लग रहा है. सो हमारा आंसर सिंपल है, मिसकम्युनिकेशन, है ना. कल्चरल एनवायरनमेंट अगर हम नहीं समझ पाए तो ये तीनों पॉइंट क्या हो रहा है कि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. इंफॉर्मेशन रिचनेस होगा. वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड. अगर वी आर नॉट सक्सीडिंग, अगर हम सक्सीड हो जाते तो इंफॉर्मेशन रिचनेस होता. तो दिस इज एग्जीबिशनिज्म, मतलब कुछ शो ऑफ. एग्जीबिशन कहते हैं तो कुछ अपने टैलेंट को शो करते हैं दुनिया को, राइट. तो एग्जीबिशनिज्म में ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर. एग्जीबिशनिज्म बिल्कुल ये बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिस हाइब्रो कम्युनिकेशन, ठीक है. और देखिए यूजीसी नेट का पैटर्न कैसा रहता है. हाइब्रो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना. प्रीवियस ईयर में आए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि हाइब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है, लो ब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडियम ब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है ना. 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, हाइब्रो, लो ब्रो और मीडियम. तो इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बट इन्होंने बस ऑप्शन में डाला है. तो ये आपके लिए क्या है, एक हिंट है कि ऑप्शंस को भी पढ़िए. ऑप्शन में जो आपको नए कीवर्ड्स मिलते हैं उसके बारे में जानिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए होते हैं और इससे दोबारा भी क्वेश्चन वेरी हाई चांसेस आ सकता है. तो देखिए हाइब्रो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैं सिंपल आपको कैसे समझाऊं. हाइब्रो कम्युनिकेशन जो होता है ना वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है और बहुत ज्यादा उसमें एकेडमिक नॉलेज चाहिए होती है उस चीज को समझने के लिए. और लोब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम फ्रेंड्स के साथ यूं ही मतलब वेरी इजी कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं ना, वो लोब्रो होता है, ठीक है. तो मीडियम कम्युनिकेशन जिसमें कुछ नॉलेज हो. अब जैसे कि कोई मूवीज होती है तो अगर आप सिंपल रैंडम बैठकर मूवीज एंजॉय करो फैमिली के साथ तो वो लोब्रो कम्युनिकेशन वाली मूवी हो गई, है ना. वो लोब्रो कम्युनिकेशन हो गई. जो भी सिंपल मूवीज हम लोग वेरी इजीली आजकल देखते हैं वो. और कुछ मूवीज होती हैं जो कि ठीक से उसमें अगर आप कुछ नॉलेज अप्लाई करो, कुछ इंटेलेक्ट अप्लाई करो, कुछ एकेडमिक नॉलेज अप्लाई करो तो समझ में आएंगे, तो वो मीडियम ब्रो. और कुछ मूवीज ऐसी होती है हाइब्रो कम्युनिकेशन वाली मूवीज जिसको सिर्फ स्कॉलर्स ही समझ सकते हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड में किसी को बहुत डीप नॉलेज है वो लोग ही समझ सकते हैं. तो वो होता है हाइब्रो कम्युनिकेशन वाली मूवीज. तो हाइब्रो कम्युनिकेशन में यूनिट समवॉट एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल एंड स्पेसिफिक नॉलेज रिलेटेड टू दैट फील्ड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दैट, राइट. ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी. ये टर्म इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Given below are two statements. Naturally occurring VOCs generally oxidize to form carbon monoxide and carbon dioxide.
Okay. Anthropogenically emitted VOC play an important role in the formation of smog. Okay. तो नेचुरली अकरिंग VOC और एंथ्रोपोजेनिकली एमिटेड VOC की बात हो रही है। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है। हमने क्लास में भी स्मॉग का रिएक्शन देखा था। तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सॉल्वेंट, व्हीकल, ये सबसे निकलते हैं और एक स्मोक फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, VOC रिएक्ट करता है हमारा NOx के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट, और ये स्मॉग और ओजोन वगैरह सब क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेचुरली अकरिंग जो VOC है ना, नेचुरली अकरिंग VOC है वो ओजोन फॉर्म करता है और भी कुछ और भी एटमॉस्फेरिक कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। VOC के भी बहुत सारे VOC होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इसे NOx मिल जाए तो ये भी कुछ ओजोन या अदर कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। बट VOC सिर्फ CO या CO2 बनाते हैं ऐसा नहीं है ना। VOC सिर्फ CO या CO2 बनाते हैं ऐसा नहीं है। तो CO और CO2 मतलब ये जो होता है एकेडमिक, ये सॉरी, वेहिकुलर पॉल्यूशन से भी CO और CO2 निकलता है बहुत ज्यादा। तो VOC डज नॉट कॉज CO और CO2। VOC जो होते हैं ना वो बहुत तरह के डाइवर्स और रिएक्शन करते हैं जिससे स्मॉग बनता है, ओजोन बनता है। बट VOC से स्मॉग और ओजोन बनता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता। कभी कभार हल्का फुल्का बन जाए, नॉट मेनली। तो ये वाला नहीं होगा। दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, है ना। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 4 विल बी आवर आंसर। ओके। लो ब्रो, इनफॉर्मली लो ब्रो ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो आम जनता को बहुत आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना। आम जनता को बहुत आसानी से समझ में आती है। उसको उस चीज को समझने के लिए आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो अब मान लीजिए कि आप लोग 2 लोग बैठ करके अगर आप लोग बात कर रहे हो समवॉट बिग बैंग थ्योरी की बात करो, तो अब कोई आर्ट का बंदा है उसे समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बात करो, मतलब, है ना। या फिर कोई ऐसा है कि नासा का रिसर्च, इसरो का कोई प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, तो कॉमन पीपल नहीं समझ सकते। तो वो सब मीडियम ब्रो या हाई ब्रो कम्युनिकेशन में हो जाएगा कि आप नासा का कोई वर्क डिस्कस करो जिसमें कि आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज करो। और लो ब्रो कम्युनिकेशन क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, कौन सी मूवी देखी, कौन सी नहीं देखी, या घर पे किसी लोगों से बात कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी बात जो कि आसानी से हर किसी को समझ में आ जाए। खाना क्या खाया, what do you like to eat, what type of pictures you watch, what type of shopping you do, what type of novels you read, ये सारा क्या हो जाएगा, लो ब्रो कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। तो दैट कैन बी फॉर्मल, दैट कैन बी इनफॉर्मल। जरूरी नहीं है कि सारे लो ब्रो इनफॉर्मल ही हो, है ना, वैसा भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following are the example of information development model। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। तो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल में हमारे 3 मॉडल आते हैं, इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इनफैक्ट ये 3 मॉडल कौन कौन से, एक है गैगनेज इंफॉर्मेशन मॉडल, एक है जेरोम्स ब्रूनर मॉडल और एक है शुमन्स मॉडल, है ना। तो गैगने में देखिए एन दिख रहा है ना, एन है ज्यादा गैगने। तो यहाँ पे आप इससे याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हाँ 9 लेवल ऑफ लर्निंग होती है। यहाँ पे 9 लेवल, एन से आप याद रखेंगे 9 लेवल ऑफ लर्निंग होती है। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है जिससे ना कि जो स्टूडेंट्स है या फिर कोई टीम है उसको वो मैक्सिमम लर्निंग हुई कि नहीं वो चेक करता है ना। अब कोई आपका टेस्ट होता है तो क्या आपने लिखना सीखा, क्या आपने पढ़ना सीखा, क्या आपने ड्राइंग बनाना सीखा, क्या आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 9 लेवल तक लास्ट तक पे चेक करता है कि आपने क्या क्या लर्निंग हुई है। तो मैक्सिमम लर्निंग ड्रॉ करने के लिए हर तरीका का डाइवर्स लर्निंग आपको मिला कि नहीं, उसके लिए गैगने इन्फॉर्मेशन मॉडल है। उसके बाद आता है जेरोम्स ब्रूनर मॉडल। तो जेरोम्स ब्रूनर मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ तो यहाँ पे ना ये जो है ना ये एक्टिव लर्निंग पे फोकस करता है। एक्टिव लर्निंग पे फोकस करता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। न्यू नॉलेज आप सीखें कॉन्टिन्यूअसली विद इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, है ना। तो एक्टिव नॉलेज में क्या होता है कि बुक से पढ़ रहे तो वो थोड़ा पैसिव हो सकता है। एक्टिव में साइमल्टेनियसली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से और आपको नॉलेज मिल रही है। जैसे कि किसी मशीन की वर्किंग आप देख रहे हो और इसी समय समझ रहे हो, तो उस तरह से होता है जेरोम ब्रूनर्स मॉडल। और एक है शुमन्स मॉडल। शुमन्स मॉडल
एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे ध्यान देता है, वन बाय वन सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें कि पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिससे कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप एसिमुलेट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो ये ऐसे आप सिस्टमेटिक मॉडल जिसमें कि नॉलेज गैदर करें, आप नॉलेज को एक्सेप्ट करें आप कोहेरेंट मॉडल में सिस्टमेटिक तरीके से, दैट इज शूमेंस मॉडल। तो ये तीनों मॉडल के आप नाम याद रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन कन्वर्सेशन रेलेवेंसी मैक्सिमम मीन्स मेकिंग। देखिए ये क्या होता है ना, 4 टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स होते हैं इन एनी कम्युनिकेशन। पहला मैक्सिम होता है क्या, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। दूसरा मैक्सिम होता है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। तीसरा मैक्सिम होता है मैक्सिम ऑफ रिलेशन। चौथा मैक्सिम होता है मैक्सिम ऑफ मैनर। ठीक है, ये किसने दिया है, ये इन चारों को दिया है ग्रीस ने, याद रखेंगे GRICE, ग्रीस ने दिया है 4 टाइप्स ऑफ मैक्सिम। ठीक है, तो मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि जब आपको ज्यादा से ज्यादा, जब आप कोई पर्सन A to B बात कर रहा है, ठीक है, तो A to B के बारे में जब बात हो रही है तो वो कोई A पर्सन B को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जैसे कि कोई हिस्ट्री टीचर है, हिस्ट्री टीचर बता रहा है 1857 में ये हुआ, फिर 1888 में ये हुआ, 1890 में ये हुआ, फिर 1901 में ये हुआ, और टू 2024 तक ये सारे काम हुए हैं। तो बहुत सारे हिस्ट्री टीचर बहुत सारे इवेंट बता रहा है, एक साथ आपको याद रखना है, वो चाहता है क्वांटिटी। अब कोई हो गया जो क्वालिटी, हाँ, तो मैक्सिमम क्वालिटी में आप क्वालिटी नॉलेज देते हो, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रूथ की बात करते हो और ट्रस्ट की बात करते हो, आपकी बातों में बिल्कुल ट्रस्ट और ट्रूथफुलनेस होती है, क्वालिटी हाई होती है। अगर मान लीजिए कोई आपसे झूठ बात कर रहा है या गलत बातें बता रहा है तो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी गलत होगी, कम होगी। और मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी हाई कब होगी, मैक्सिमम क्वालिटी हाई होगी जब कोई बात आपको बता रहा है तो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ बता रहा है और सारी बातें बिल्कुल सही बता रहा है, तो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी में क्वांटिटी ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। मैक्सिमम ऑफ रिलेवेंसी, या फिर इसी की बात की जा रही है, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे A to B कोई कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो रेलिवेंट हो रहा है। अब A से पूछा गया कि बताओ एंजाइटी के बारे में, तो ए जो है ना वो एंजाइटी के बारे में ही बता रहा है, वो डिप्रेशन के बारे में नहीं बताने लग जा रहा है, तो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस, कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपका जो जवाब है वो कितना रेलेवेंट है। और मैक्सिमम ऑफ मैनर, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितने ग्रेस के साथ, है ना, और कितने तरीके से, है ना, मैक्सिमम ऑफ मैनर कितने ग्रेस के साथ, कितने क्लियर, कितना ब्रीफ, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी एम्बिग्विटी के अगर आप आंसर कर रहे हो तो वो है मैक्सिमम ऑफ मैनर, कितने अच्छे तरीके से आपने समझाया है, राइट। तो ये 4 तरह के मैक्सिम होते हैं ऑफ कन्वर्सेशन बाय ग्रीस, याद रखेंगे। तो रेलेवेंसी मैक्सिम मतलब कि जो आपका जो जवाब है, जो आपकी कमेंट है वो क्या है, रेलिवेंट हो। और रेलिवेंट का सिनोनिम क्या है, पर्टिनेंट मींस रेलिवेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। ये तीनों मेटामॉर्फिक क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ मैनर यहाँ पे कम है ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बताना है, आप मेटामॉर्फिकली बता रहे हो। एल्यूजन, ये इसमें भी मैक्सिमम ऑफ मैनर ही लग रहा है। रूडिमेंट्री मतलब रूडिमेंट्री कमेंट, जिस कमेंट की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तो यहाँ मतलब ये सब नहीं होगा। और पर्टिनेंट कमेंट हमें फटाक से आंसर मिल जा रहा है। रेलेवेंसी मैक्सिमम का आंसर क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which collaborative ICT tools allows user to create digital bulletin board to share and gather information। तो एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड की बात अगर करें तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, पैडलेट में क्या होता है कि एक डिजाइन वॉल होता है, मल्टीमीडिया डिजाइन वॉल, जिसमें कि आप एक अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेस, किस रिसोर्सेस से आपको पढ़ना है वो सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे रेंज ऑफ मीडिया, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, इमेजेस को कलेक्ट करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे
कुछ कुछ टेक्स्ट सजा सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ कुछ लिंक्स लिख सकते हैं। तो पैडलेट ना एक तरह का डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है, एक तरह का डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है जिसमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं और सबको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, और इस बोर्ड को आप किसी ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रियल टाइम पार्टिसिपेशन भी इसमें होता है, स्टिकी नोट्स भी आप इसमें रख सकते हैं। तो दैट इज पैडलेट, है ना। और उसके बाद इसी तरह अगर हम बात करें बाकी सारी चीजों की, प्लोटागन। प्लोटागन क्या है? इसमें ना हम फ्री एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यूँ आपके छोटे भाई बहन है तो छोटे भाई बहन का आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट ट्राई देम, है ना, जस्ट यू कैन ट्राई इट एज वेल, है ना। प्लोटाकॉन में आप अपने फ्रेंड्स का या फिर किसी सेलिब्रिटी का या फिर अपने घर के किसी पर्सन का को आप एनिमेटेड कैरेक्टर बना सकते हैं। कोई सीन सेलेक्ट कीजिए, है ना, वहाँ पे ऑप्शन रहता है सीन को सिलेक्ट करने का, साउंड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। स्टोरी आप अपना लिखिए कि दिस पर्सन फर्स्ट वेंट देयर देन वेंट देयर। तो वहाँ पे इनफैक्ट आप खुद से अपने घर के लोगों का, अपने फ्रेंड्स का एक एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं प्लोटागन। उसी तरह बुक क्रिएटर, तो नाम से ही पता चल रहा है। एक्स माइंड क्या होता है? एक्स माइंड में ना एक तरह का ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमने देखा है अपने नॉलेज से हमने ये फाइंड आउट किया है कि जो भी ऑप्शंस होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर पहले पूछा जा चुका होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल है। तो इसमें क्या होता है ना कि जितने भी लोग होते हैं उनको लोग ने क्या क्या आइडिया दिया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि सारे के सारे आइडियाज को डिस्कस करना जो भी एक ग्रुप में आ सके। तो सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना, ग्रुप करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी अनलीश हो और सारा का सारा आइडिया एक साथ एक ही जगह पे रहे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल है एक्स माइंड। सो दिस यू जस्ट रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स, है ना। बुक क्रिएटर ऑल्सो, प्रोटोटाइप बुक क्रिएटर तो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is arranged in order of increasing denotation? जो डिनोटेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले पढ़ के देखेंगे क्या क्या सारी चीजें हैं। फिर अगर हम पॉइंट नंबर 4 देखें तो देखिए एनिमल है, ये अगर एनिमल है तो एनिमल में वर्टिब्रेट भी होते हैं और नॉन वर्टिब्रेट भी होते हैं। तो एनिमल में मान लीजिए इतना पार्ट वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट में कुछ मैमल्स होते हैं कुछ नॉन मैमल्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट का एक पार्ट मैमल्स हो जाएगा। फिर मैमल्स का एक पार्ट बोवाइन, बोवाइन मतलब फैमिली ऑफ कैटल्स, फैमिली ऑफ कैटल्स को हम बोवाइन कहते हैं। तो मैमल्स में बहुत सारे वेल इज आल्सो अ मैमल, एक्वेटिक कुछ एक्वेटिक एनिमल्स मैमल्स हैं, कुछ टेरेस्टेरियल एनिमल्स मैमल्स हैं। तो उसमें फिर फैमिली ऑफ कैटल्स आ जाएगा बोवाइन, फिर उसके अंदर काव आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिनोटेशन अगर हम देखें तो हमारा आंसर है 34 का, अच्छा इंक्रीजिंग डिनोटेशन, यस पॉइंट नंबर 4, 34 का पॉइंट नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल एंड दिस पीडीएफ इज वेरी वेल। इंटरनेट तो मेरे यहाँ पे तो सब ठीक है, इट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स व्हिच विल कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए AABCD। अब करना क्या होता है कि इनमें से कौन सा हम यहाँ पे फिल करेंगे तो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए पॉइंट नंबर 1 ही लेते हैं। तो अगर हम ABA 3 चीज फिल करना है तो हमने इसको पिक किया, उसके बाद BCDBC, फिर यहाँ पे इन तीनों को चूज करेंगे ना, ABC चूज करेंगे, उसके बाद फिर D, अच्छा यहाँ तक ही आया। उसके बाद आगे क्या है CDAB, फिर CDD। तो इस तरीके से फिल हो रहा है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? तो पैटर्न मुझे तो दिख रहा है, ये ABCD है और फिर यहाँ पे ABCD है, फिर यहाँ पे ABCD है और फिर यहाँ पे ABCD है। तो लेट्स सी, वी हैव फाउंड आउट द पैटर्न इन आवर पॉइंट 1 ऑप्शन एज ओनली, है ना। तो पहले ऑप्शन में हमें ये मिल गया। तो कोई सा भी पैटर्न होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको वो विजिबल होगा। तो ABCD हमें दिख रहा है और AB BC CD और यहाँ पे बस A है। तो मे बी लाइक दैट ओनली। तो मैंने तीनों को भी पुट करके रख के देखा था, कोई पैटर्न नहीं मिला था। पैटर्न हमें बस मिल रहा है पॉइंट नंबर A से। तो आप सारे वर्ड्स को पुट करोगे और देखोगे कि किस ऑप्शन में पैटर्न मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमें पैटर्न मिल गया, 1 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, in which strategy of cooperative learning students are separated into an inner and outer circle? In the inner circle, students have a discussion and students in the outer circle listen to the discussion.
तो देखिए ये ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सारे बहुत अच्छे, ये जिग्शो और थिंक शेयर, ये दोनों भी ना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है किसकी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी की, इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के भी कुछ 8 टेक्निक्स होते हैं, और उस 8 टेक्निक्स में ये दोनों है, ठीक है। फिर फिशबॉल पे एक स्ट्रेटेजी होता है, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग का स्ट्रेटेजी है। तो आउट ऑफ 8 3 वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना, यहाँ पे हमने देखा, तो बाकी 8 भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टीचर जब क्लास को हाफ में डिवाइड कर देता है, एक इनर सर्कल होता है और एक आउटर सर्कल होता है। इनर सर्कल में 10 लोग, आउटर सर्कल में मान लीजिए 10 लोग, और 20 लोगों का क्लास है। तो जो इनर सर्कल है वो पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में सबसे पहले, और जो आउटर सर्कल है वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, सुनता है, और उसके बाद द सर्कल रोटेट, और हाँ, और उसके बाद फिर क्या होता है कि हाँ, स्टूडेंट्स इन आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन, उसके बाद फिर रोटेशन होता है। फिर ये वाले जो यहाँ से कुछ स्टूडेंट बाहर जाते हैं और यहाँ के कुछ स्टूडेंट अंदर आते हैं, फिर यहाँ के कुछ स्टूडेंट बाहर जाते हैं, फिर यहाँ के कुछ स्टूडेंट अंदर आते हैं, फिर यहाँ के कुछ स्टूडेंट बाहर जाते हैं, फिर यहाँ के कुछ स्टूडेंट अंदर आते हैं। तो इनर सर्कल आउटर सर्कल में फिर रोटेशन होता है, ताकि हर किसी को बोलने का भी चांस मिले और हर किसी को ऑब्जर्व और लिसन करने का भी चांस मिले। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग विच इज कॉल्ड फिशबॉल लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, what is the next term in the following number series? following number series next term क्या है? देखिए कुछ चीजें याद रखेंगे ना तो काफी फायदा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले आप देखिए कि कुछ इंटू 2 के फॉर्म में तो नहीं है, इंटू 3 के फॉर्म में तो नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है, क्यूब के फॉर्म में तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंटू 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पे इंटू 2 दिख रहा है, मतलब, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ क्लियर नहीं है ना, इनकी को यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो कुछ रैंडम जंप है। तो वी विल जस्ट सी, ये 3 है, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 3। फिर अगर 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इज 14, ये इजीली हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। फिर 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 39, और 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 इज 84। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 इज 155, है ना। ये सब जो क्यूब 1 to 10 के क्यूब क्या होते हैं, 1 to 10 के स्क्वायर क्या होते हैं, बिल्कुल हैंडी रखिए कि एग्जाम में तुरंत आप कैलकुलेट कर सके, तो नंबर सीरीज में के क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, given below are two statement, paralinguist features express emotions and communicate personality trait। बिल्कुल सही। पैरालिंग्विस्ट फीचर्स में क्या होता है कि पैरालिंग्विस्टिक में आप जो भी कहते हो तो आपका जो टोन है, पिच ऑफ वॉइस है, और यही सभी जो सिग्नल देता है कि आप एक ही बात का 2 मीनिंग सामने वाला परसीव कर सकता है इम्प्लिसिटली, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टोन और पिच ऑफ वॉइस क्या है उस पर। तो दैट इज व्हाट इट इज, उसी को हम लोग पैरालिंग्विस्टिक ट्रेट कहते हैं। तो आपके इमोशन को ये शो करता है। द सटल यूज ऑफ वोकल इन्फ्लेक्शन, आपका जो पिच ऑफ वॉइस आपकी अप डाउन हो रही है, वो सटल तरीके से एक वर्बल मैसेज पे एडिशनल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करती है। जो भी वर्बल मैसेज है, जो आपके वर्बोज वाले मैसेज है, जो भी आपने कहा उस पर स्पेशल सिग्निफिकेंस आपके जो वोकल इन्फ्लेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। तो दोनों बिल्कुल सही है ना। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सिंपल है। ओके, 39, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर -1 to 1 होता है पियर्सन कोफिशिएंट, कि कोई भी चीज किससे, स्लीपलेसनेस डिप्रेशन से कितना कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, या फिर हंगर इरिटेशन से कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली कितना % रिलेटेड है, ये सारी चीजों पे रिसर्च की गई है, तो पियर्सन कोफिशिएंट के थ्रू की जाती है। वेरी यूजफुल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 नॉमिनल वेरिएबल्स, बिल्कुल सही। बिटवीन 0 and 1 दिस इज रॉन्ग, बिटवीन -1 to 1, है ना, कोई रिलेशन नहीं है तो 0, करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, है ना। Question number 40. Given below are two statements, wiki is usually represented in reverse chronological order, whereas blog has a structure determined by content and users. Blog is usually personal, someone's opinion. Wiki is usually objective. देखिए पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही।
ब्लॉग जो होता है वो किसी का अपना ओपिनियन होता है, आपने भी पढ़ा होगा या देखा होगा ब्लॉग। लेकिन विकी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करता है। विकी जो है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बात है ना कि ब्लॉग का जो कंटेंट और स्ट्रक्चर है डिटरमाइंड बाय कंटेंट एंड यूजर्स, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड पार्ट, ब्लॉग एंड विकी, blog and wiki both have reverse chronological order। दोनों का रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जब अभी लेटेस्ट कुछ हुआ है वो पहले, और जब वो पहले शो करेंगे, और जो भी चीजें पुराने टाइम पे हुई थी वो लास्ट में शो करेंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। तो ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर और है डिटरमाइंड बाय कंटेंट एंड यूजर्स है, ये जो वेरिएंस लिखा हुआ है ना वो गलत है। दोनों का रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। और कंटेंट की बात करें तो जो ब्लॉग का कंटेंट है वो यूजर डिटरमाइन करता है, बट लिखता वो भी है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। यूजर लिखता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, भले कंटेंट वही डिटरमाइन करता है। इसीलिए हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी ट्रू। तो आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल। हमें पता है किस तरह की कम्युनिकेशन है, ये सारी आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना होगा थोड़ा, है ना, ध्यान से करना होगा, अच्छे से ऑप्शंस को रीड करने हैं। कोई अगर सरकास्टिक रिमार्क करता है, इसका मतलब कि उसने आपको सीधा सीधा कुछ नहीं बताया, वो उसके मीनिंग के पीछे कुछ इम्प्लिसिट मीनिंग है ना, कुछ रिमार्क करता है कि अच्छा मतलब आप कुछ हाउ टू से, कुछ इम्प्लिसिट को भी कभी आपको कोई कमेंट कर रहा होता है ना, तो वो एक इम्प्लिसिट होता है। वो सारी बातें कही नहीं जाती है, वो उस इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन में ही वो लोग बता देते हैं कि दे व्हाट देयर मीनिंग, है ना, और शॉर्ट कमेंट होता है। तो सरकास्टिक रिमार्क जो होता है हो जाएगा वो डेफिनेटली इम्प्लिसिट होगा, है ना। और एन अग्रेसिव गेस्चर मॉडिफाइड विद स्माइल, तो यहाँ पे क्या, ये डेफिनेटली हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे बातें तो की ही नहीं। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर हमें पॉइंट नंबर 2 मिल जा रहा है। और एक्सप्लिसिट, जब आप किसी दूसरे के कम्युनिकेशन में आपके बारे में आप कमेंट करते हो, तो आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो आप सीधा सीधा बता रहे हो, सारी भावनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हो, तो वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। और फिर हाँ, वर्बल में भी क्या होता है कि आप बातें कह रहे होते हो, तो आप कमेंट कह रहे होते हो किसी के नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में कि हाँ उसने मुझे इशारा किया टू कम हियर सो आई एम गोइंग देयर, तो ठीक है ना। पॉइंट नंबर 41 का आंसर 2 हमें मिल जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट 43 नहीं 42 होगा। द हिंदू कॉलेज, ये एवरीथिंग इज फाइन, करेक्ट। हिंदू कॉलेज इन बनारस सेटअप बाय एनी बेसेंट बिफोर इंडिपेंडेंस प्रपोज्ड टू इम्पार्ट। देखिए यहाँ पे ना इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जिस कहानी से ली गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो जो हिंदू कॉलेज जो है ना वो एनी बेसेंट ने सेट किया था टू इम्पार्ट, एक स्पेशली गर्ल्स के लिए उन्होंने सेटअप किया था कि गर्ल्स को मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन मिले। हिंदू कॉलेज इन बनारस जो सेट किया गया था, इट वाज सेटअप मेनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि फीमेल एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी जाती थी। तो गर्ल्स हमारे स्मार्ट बने, मॉडर्न बने, उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट हो, इसी के लिए हिंदू कॉलेज बनारस में सेट किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में जो मदन मोहन मालवीय जी जो है ना, उन्होंने फिर इसी को कन्वर्ट, मतलब इसी का कुछ पार्ट मिला करके फिर BHU बनाया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अभी जो उस समय की जो हिंदू कॉलेज इन बनारस है ना, वही एट प्रेजेंट हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय दोनों ने मिल करके ही इनफैक्ट ये BHU बनाई थी, और हिंदू कॉलेज फिर बाद में BHU में ही आ गया था। ठीक है, तो इट्स प्रपोज टू इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन। एक बार इसके पहले यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है कि हिंदू कॉलेज इन बनारस वाज सेटअप बाय विच पर्सन, एनी बेसेंट। अब हो सकता है कुछ भी और भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि इसे किस मोटिव के साथ सेट किया गया था, तो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए सेट किया गया था। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो बनारस हिंदू कॉलेज है वो एट प्रेजेंट क्या है, तो वो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 43, इन राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन है। हमने देखा कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में हमने 3 स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था। जिगसॉ हमने देखा, उसके बाद थिंक पेयर एक स्ट्रेटेजी है, उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी हमने देखा था जिसका क्वेश्चन सॉल्व किया फिश बॉल। उसी तरह एक और स्ट्रेटेजी है राउंड रॉबिन, और एक और स्ट्रेटेजी है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, है ना। तो जितने भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं उसके शॉर्ट नोट्स प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है। तो या और मैं भी अपने सेशंस में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जो लोग हमारे एकेडमी को ज्वाइन किए हुए हैं सभी को मैं प्रोवाइड करा दूंगी ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे नोट्स। तो इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क, ओके। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, स्टूडेंट टेक टर्न्स शेयरिंग देयर आइडियाज, थॉट और सॉल्यूशन। इनफैक्ट ये दोनों जो है ना, ये अदर वे राउंड लिखा हुआ है। राउंड रॉबिन में ये होता है, राउंड रॉबिन में जो बच्चे होते हैं वो अपने एक टर्न लेकर के वन बाय वन अपने आइडियाज थॉट्स को शेयर करते हैं। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सारे बच्चे साथ में ग्रुप में काम करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो ये अदर वे राउंड लिखा है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये खुद ही सोच के बताइए। द स्टेटमेंट प्रदीप्स माइंड इज अ केव, प्रदीप का जो माइंड है वो तो एक गुफा है, डार्क डीप एंड फुल ऑफ बैट्स, इज एन एनालॉजी, ये एनालॉजी है। यस, एनालॉजी में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो डेफिनेटली एनालॉजी है। ये एनालॉजी क्या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, या फिर प्रदीप एनालॉजी इज अ केव डीप डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स, ये एक एनालॉजी है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीज होती है, आर्ग्यूमेंट में मेजर टर्म होता है, माइनर मेजर टर्म स्टेटमेंट होता है, माइनर टर्म स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है ना। कि ऑल दोज हु बार्क आर डॉग, टॉमी इज अ डॉग, देयरफॉर टॉमी बार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेतु है, हमारे पास एक रीजन है जिसे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट में हमारे पास हमेशा एक हेतु होता है जिसे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो वैसा वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। दिस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, कि प्रदीप के माइंड में बहुत सारे डीप सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे वो डार्क थॉट्स हैं, और फुल ऑफ बैट्स मतलब फुल ऑफ समथिंग, मे बी सम नेगेटिव थिंग्स आर देयर, तो वी नीड टू डिस्क्राइब इट, राइट। तो हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 is true एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद तो हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, वेरी इजी। टाइप्स ऑफ फैलेसीज हमने पढ़ा है ना यूनिट 6 में, टाइप ऑफ फैलेसीज सम 12 to 14 फैलेसीज हमने डिस्कस किए हैं। रेड हेरिंग फैलेसी भी पढ़ा है, स्लिपरी स्लोप पढ़ा है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। क्या होगा, द यूनिवर्स मस्ट बी स्फेरिकल इन फॉर्म बिकॉज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर स्फेरिकल। तो अगर हम घूम फिर कर एक ही जगह पहुंचते हैं तो उसे सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। रिबेका इज वेरी पॉपुलर बिकॉज शी इज लव्ड बाय ऑल पीपल। आई एम वेरी पॉपुलर बिकॉज आई एम लव्ड बाय एवरीबॉडी। यहाँ पे जो कुछ भी पॉपुलर होता है वो पॉपुलर इसलिए ही होता है बिकॉज इट इज लव्ड बाय एवरीबॉडी, एंड व्हाटएवर इज लव्ड बाय एवरीबॉडी इज पॉपुलर। तो अगर हम घूम फिर कर एक ही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, दैट इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, दिस इज द फैलेसी। 45 का आंसर पॉइंट नंबर 1। 45 का 4 फैलेसी ऑफ कंपोजिशन नहीं भाई, the universe must be spherical in form because all its constituent parts, okay, correct fallacy of composition होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके constituent part के बारे में पूछा गया। मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, मैंने यहाँ पे spherical देख करके बस circular argument बोल दिया था। नेहा मिश्रा, वेरी गुड। fallacy of composition, क्योंकि यहाँ पे composition में ही कुछ है कि यूनिवर्स स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि उसके सारे जो सारे पार्ट्स है जिससे यूनिवर्स कंपोज हुआ है वो सारे स्फेरिकल हैं। तो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ही है। यहाँ पे कोई किसी चीज को कैसे कंपोज की गई है इसकी एक गलत व्याख्या की गई है, इसलिए पॉइंट नंबर 4 हमारा आंसर होगा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट चलिए, अब ये एक छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। वी विल जस्ट टेक सम अ फ्यू मिनट टू रीड इट एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका ट्रिक ये है कि आपको एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ना, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली कि क्या है 30 सेकंड्स में, और सीधा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। यस, आई विल बी सॉल्विंग नाउ। दिस हिस्टोरिक वॉइस रिफर्स टू, हिस्टोरिक वॉइस हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ईस्ट the act east policy of prime minister Narendra Modi and the focus on developing the national waterways, है ना। तो यहाँ पे इसी को हिस्टोरिक वॉइस को, यही हिस्टोरिक वॉइस एक रियलिटी बन गया है ना। तो हिस्टोरिक वॉइस क्या है, ये वाला, ये जो पार्ट है, द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। दिस
of developing national waterways. This is the historic voice. Correct? तो point number 2 हमारा आंसर हो जाएगा. Next question number 47. Given below are two statements. MV Ganga Vilas is an economic friendly vessel. MV Ganga Vilas is not indigenously manufactured vessel. Let's see. Let's read it and see. Domestically manufactured vessel. Fully Indian crew. Indian decor. Indian art. Zero discharge policy है. तो environment friendly vessel भी है. And indigenously manufactured vessel भी है ना. Zero discharge लिखा है और domestically manufactured vessel लिखा है. So both the statement will be correct. Both statement 1 and 2 will be correct. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ के फाइंड आउट करना है. Which of the following is correct about MV Ganga Vilas? Tourist spot started from Haridwar, world's longest river cruise. It covered nearly this much kilometer in 27 days. तो यहाँ पे हम देखेंगे this much kilometer in 51 days. This is wrong. टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है. यहाँ पे हमने देखा था कि this is the world's longest river cruise. So our answer will be point number 3. Next question number 49. MV Ganga Vilas is true demonstration of self-reliant India. क्यों? self-reliant India का ये इसलिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे अभी लिखा है आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि एक डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वेसल है, फुल्ली इंडियन क्रू है, तो दिस इज विल बी करेक्ट. और उसके बाद इंडियन डेकोर, ये भी करेक्ट हो जाएगा. इंडियन क्यूसीन, यहाँ पे वेस्टर्न क्यूसीन लिखा है, तो बी वाला पॉइंट गलत है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ओनली पॉइंट नंबर 3 ACD हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, शोकेसेस इंडियाज आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉइंट नंबर 3. लास्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंट्री भारत. हमारे देश के बारे में क्या सही क्या नहीं. इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स कल्चरल हेरिटेज, तो ए तो होगा नहीं, है ना. ए इज नॉट ट्रू. और उसके बाद आंसर या तो C and D होगा या फिर B and D होगा. वी विल लुक द ऑप्शन. इट इज ओवरफ्लोइंग विद कल्चर्स. इट डज नॉट हैव अ वैरायटी ऑफ रिलीजन. दिस इज रॉन्ग. इट हैज अ वैरायटी ऑफ रिलीजन. द आंसर विल बी पॉइंट नंबर B and D. पॉइंट नंबर 4, राइट. ठीक है. सो आई होप यू लाइक द सेशन. इट वाज वेरी इंसाइटफुल कि आपको क्या क्या पढ़ना है पेपर 1 में. काफी सारी चीजें आपको पता चली होगी. सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ. कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट अगेन. ये हमारा PYQ सीरीज चलता रहेगा और मैं 2022 एंड उसके जो पिछले साल है 21, 19, 20 सबके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.